बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नए माली साल के बजट की आमद है, लेकिन बजट से पहले एक बहस चल रही है कि जीडीपी का हदफ ये कैसे हासिल हो गया, 4% के करीब कैसे जो है वो पाकिस्तान ने हिस्सा अबूर कर लिया, और इसके साथ साथ एफबीआर ने कैसे अपने टारगेट्स पूरे कर लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में बहस जारी है। माहिरीन भी बात कर रहे हैं, आम आदमी भी पूछ रहा है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी जब तब्दील नहीं हुई, जब ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो महंगी हो रही हैं, तो तमाम चीज़ों का उसको क्या फ़ायदा है? क्या ये सब कुछ वाकई हुआ है या ये फिर एदादो शुमार का हेर फेर है कि जिसके हवाले से पहले भी बातें की जाती रही हैं? क्या मामला है? नया बजट कैसा होगा? तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, जो मारूफ तज्जियाकार हैं, खास तौर पर टैक्स के मामलात के हवाले से। तोला साहब की अब तक की जो प्रेडिक्शन हमारे प्रोग्राम में थी वो तो ठीक साबित हुई हैं, लेकिन तोला साहब से कैसे चूक हो गई कि वो ये फिगर हमें नहीं बता सके कि एफबीआर इन अहदाफ को पूरा कर लेगा? तोला साहब से ही पूछेंगे और अगले बजट के हवाले से पूछेंगे। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इब्तिदा में ही कहा तोला साहब कि एफबीआर टारगेट्स पूरे करने के करीब हो और आपसे चूक हो जाए। आपने कोई ऐसी चीज जो है हमसे शेयर नहीं की थी, अचानक कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, आप शायद, मेरा ख्याल है आपसे ये बात भी चुक रही है कि मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपको पहले ही कहा था 4963 नामुमकिनात में से है और ये 4700 तक मैक्सिमम कर लेंगे, और ये मेरा तो आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। तो ये तो हम पहले ही कह चुके थे कि मईशत में जो जान है वो जितना खींच तान के हम कर सकते हैं 4600-4700 अरब तक वो ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मगर अब इसका सवाल ये है कि आइंदा क्या करेंगे। पहले ये अभी तो कर लिया आपने, आइंदा क्या करेंगे? नहीं, तोला साहब मुझे एक चीज पहले बताइएगा कि ये हुआ किस तरीके से है? क्या टैक्स नेट भी बढ़ा हुआ है? टैक्स फाइलर जो है, टैक्स पेयर बल्कि आप कह लें कि वो ज्यादा हुए हैं या पहले वालों से खींच लिया गया? और उसके असबाब क्या है? इस पूरे के थोड़ा सा बैकग्राउंड, असल में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। लोग मुझसे भी जो है जाती तौर पर पूछते हैं कि यार ये क्या हुआ है। मैंने कहा जी माहिरीन जब बताएंगे तो आपको बता देंगे। मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन आपका 9 से 10% है, तो इन्फ्लेशन की वजह से टैक्सेशन आपका बढ़ता है। फिर जो ग्रोथ बताई गई है, जो भी बताई गई है उस पर हम बाद में बहस कर लेंगे, उसकी वजह से है। तीसरा ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट बाकी जो दूसरी कंट्रीज बंद होने की वजह से जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड आपको और अच्छी चीज़ आपको मिल गई, उसकी वजह से भी है। तो मैं ये समझ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है, उसकी वजह से भी है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आपकी मईशत का पहिया चलेगा टैक्स बढ़ेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर फर्ज करें आप ये सोच के टैक्सेशन पॉलिसीज लाएंगे कि इससे मैं टैक्स कलेक्ट करके इकोनॉमी को बढ़ा दूंगा, तो ये नामुमकिनात है। आप मईशत को चलने दें, टैक्स खुद ब खुद आएगा। ये आपने नतीजा देख लिया। मगर एक और चीज़ इसमें ज़रूरी मैं इसमें शामिल करूँगा कि आप को मज़ीद असलाहत करने की ज़रूरत होगी एफबीआर के अंदर। जो फिल वक्त ये नोटिस वगैरह आ रहे हैं और जो बिजनेसमैन तंग हो रहे हैं, ये अगर जारी रहा तो मेरा ख्याल है फिर इसके जो है ना मनफी असरात अगले साल मुरतब हो जाएंगे। बिल्कुल तो ठीक है। मतलब ये है कि आपको जब तक पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी के साथ सोचना भी पड़ेगा और अमल पैरा भी होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नेट बढ़ा है तोला साहब या पुराने लोगों से ही टैक्स खींचा है हमने? नहीं, नेट तो नहीं बढ़ा ना। देखें, मैं आपको पहले भी कहता आ रहा हूँ कि 43% आपकी मजमूई कौमी पैदावार या जीडीपी का, यानी कि एग्रीकल्चर और रिटेल होलसेलर, वो अब सब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं देते। एक्सपोर्ट 9% है आपका टोटल जीडीपी का, वो भी 1% देता है। तो जब आपका 52% बिलवास्ता टैक्स सही से ना दे, तो मैं ये समझता हूँ कि आप तरक्की नहीं कर पाते, या टैक्स नेट में इजाफा भी नहीं होगा। और अगर आप देखें 48 लाख दुकानदार हैं और इसमें से अगर चंद लोग भरते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए कोई अच्छी बात होगी। अच्छा, तो ये चीज तोला साहब ये चीज मुझे बताइएगा कि इसमें देखिए तनकीद तो हम आपके साथ इसी स्टूडियोज के अंदर, आज आप गो के इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ कराची में बैठ के हमने तनकीद तो गवर्नमेंट पे बहुत की है। अब अगर कोई अच्छी चीज हुई है, अच्छे अहदाफ हासिल हुए हैं, अच्छे अहदाफ तक हम पहुंच सके हैं, तो इसमें एफबीआर और फिर हुकूमत पाकिस्तान, इनको क्रेडिट कहाँ तक जाता है? किन चीजों का क्रेडिट जाता है? देखिए, क्रेडिट तो ये जाता है कि 2 साल तक मेरा ख्याल है इन्हीं के अदवा इस दौर के अंदर 2 जो माजी के साल थे उसमें नेगेटिव गई थी। ठीक। तो बिल्कुल मैं और आप जब हम इन पे तनकीद करते थे तो हम ये कहते थे कि इनको मईशत की समझ बूझ नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2-3 दिन पहले एक्सेप्ट किया
कि अगर ऑपोजिशन हमारे मुआशी हालात का फ़ायदा उठाती और अपने उस पर ना करती, सिर्फ अपनी सोच ना रखती, तो शायद हमारी हुकूमत चली जाती। बिल्कुल ठीक। और वो ये कहने लगे कि मैं हक पर जाने भी मेरा ख्याल है शायद हूँ कि अब हम मेरा ख्याल है मईशत चल पड़ी है, मईशत चल पड़ी है, मगर अभी इसमें कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अभी तो आप शायद कहते हैं कि अभी तो थोड़ा बहुत आपने कदम रखा है, और अगर आप बुलंदो बांग दावे करने शुरू कर देंगे तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ना साहब, मैं इस पे तफसील से आपसे जरूर पूछूंगा, मईशत चली कैसे, टैक्स के ऊपर ही हम रहते हैं फिलहाल। इसमें आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के 1, 2, 3, 4 कौन से ऐसे इकदाम हैं? क्या एफबीआर में उन्होंने कुछ ऐसी टीम लगाई है कि जिसने जो है वो अच्छा काम किया है, या उन्होंने लोगों को एतमाद दिया है कि वो टैक्स दें? आखिर हुकूमत पाकिस्तान को क्या क्रेडिट है यहाँ पर? देखिए, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है पहले तो अगर क्रेडिट आज का आप लेंगे तो ये इक्वली डिस्क्रेडिट भी लें पिछले 2 सालों का। बिल्कुल ठीक। आपके प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम से मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जिसका काम उसी को सांझे। हुकूमत ने जो सबसे बड़ी गलतियाँ की वो ऐसे नॉन टेक्निकल लोगों को उन्होंने लगा दिया था, और वो ऐसे लोग थे जिनको टैक्स के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक। और जिनको टैक्स के बारे में पता थी उनको एफबीआर की अलिफ बे नहीं पता थी। तो मैं ये समझता हूँ वो तजर्बात जो थे वो मेरा ख्याल है गले पड़ गए। अब मेरा ख्याल है इनके अंदर ठहराव आया और उन्होंने सोचा कि नहीं यार, एक इतनी बड़ी नफरी को अगर मैं मैनेज करता हूँ, कोई भी मैनेज करने वाला हो, वो उन्हीं में से होना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस उनके साथ हो। तो पहले उन्होंने जब नौशीन अमजद मैडम को लगाया तो मैं समझ रहा था कि जी उन्होंने एक सही काम किया, मगर उनको बहुत थोड़ा सा अरसा मिला और मेरा ख्याल है वो रिटायरमेंट के करीब भी थी। तो उसके बाद जब जावेद गनी को लाए, वो जावेद गनी साहब की मौजूदगी में, वो एक ठहराव वाले आदमी थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एफबीआर की टीम को चलाया। बिल्कुल ठीक। अब आसिम साहब आए हैं, अल्लाह करे उनकी भी कामयाबी हो, और मैं ये समझता हूँ अगर आप वो टीम को साथ लेके चलेंगे, मेरा ख्याल है इसमें ये विन विन होती है कि अगर आप उसी टीम को लेके आए जिस पे उस इदारे का एतमाद हो। और ये अब इनको सीख जाना चाहिए और अभी कोई नए तजर्बे नहीं करने चाहिए बाहर से लाने वाले। अच्छा तोला साहब, आप थोड़ा सा आ जाएं, नए बजट के अंदर टैक्सेशन जो है वो किन जगहों पर आपको लगता है कि थोड़ा सा हुकूमत बढ़ाएगी, किन जगहों पर रिलैक्सेशन मिलेगी? ये जाहिर है कि प्रेडिक्शन ज्यादा आपकी वर्किंग है सारी की, जो आप इतने अरसे से अभी इस्लामाबाद में मौजूद है। आपके प्रपोजल पे भी बात करूंगा माई कैप के, लेकिन जरा टैक्सेशन में, क्योंकि खास तौर पे हमारे जैसे तनख्वाहदार तबके के हवाले से कहा जा रहा था कि उसके जो टैक्स है उसमें इजाफा किया जाएगा, तो नए टैक्सेशन में क्या आपको लगता है कैसा टैक्स रिजीम होगा नया? सर फवाद, देखो उसमें 2-4 चीजें याद रखिएगा कभी भी जब हम बैठते हैं और कोई बात कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि आईएमएफ से आपने एक एग्रीमेंट किया है कि आप तमाम सेल्स टैक्स के और फेडरल एक्साइज के कंसेशंस को विड्रॉ कर लें। जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपने इसकी जो तखमीना लगाया है 326 अरब रुपए का, तो 326 अरब रुपए के तो आप एक्साइज के और सेल्स टैक्स के सॉरी आप कंसेशन विड्रॉ करेंगे, तो ये जाहिर बात है इन्फ्लेशन आएगा, ये कोई खुशी की बात नहीं है। 81 अरब के आपने इनकम टैक्स के कंसेशंस विड्रॉ कर चुके हैं, मजीद आप कितना करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो लो इनकम ग्रुप है उसमें कोई खातिर ख्वाह बल्कि इजाफा ही नहीं होगा, मगर जो हाई ग्रुप है मेरा ख्याल है उसमें इजाफा होगा। जो मेरा ख्याल है स्लैब बहुत ज़्यादा है, इनको कंडेंस करके 5-6 स्लैब्स में ले आएंगे और जो ऊपर के ब्रैकेट होंगे उनके टैक्स रेट ज़्यादा कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपको मजमूई तौर पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला, थोड़े से कंसेशन विड्रॉ होंगे और आपको लगता है कि कुछ जगहों पर थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, लेकिन कंसेशन विड्रॉ होने से आपने महंगाई के अंदर आपने कहा कि बड़ा इजाफा हो जाएगा, इसकी क्या तौजी है तोला साहब? देखिए ना, इसका ये है ना कि जब आपके पास सपोज करें 100 रुपए होंगे और अगर आप कोई चीज खरीदते हैं से 10 रुपए की, तो उस वक्त उस पर शायद सेल्स टैक्स नहीं है या रिड्यूस रेट है, समझ लें, तो वो आप उस पर पे करते थे से 50 पैसे। अगर आप 10 रुपए की आप चीज खरीदेंगे तो आपको 1 रुपए 70 पैसे पे करना पड़ेगा, तो आपका परचेजिंग पावर रिड्यूस होगा और महंगाई में इजाफा होगा। जाहिर बात है जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो उसमें महंगाई का इजाफा हो जाता है। बिल्कुल, तो वो महंगाई का इजाफा हो जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे हमने बड़े कंसेशन रेट रखे थे कि पीटर फ़ोन पे बहुत कम था, स्मार्टफोन कुछ रेंज के कम थे, कुछ रेंज के बहुत ज़्यादा थे। तो अब वो इस पर भी ये तजवीज़ है कि जी 17% आप टैक्स कर दें, तो वो जाहिर बात है
वो जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ होता था वो उसमें आपका वाज़े फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तोला साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि तकरीबन 4% तक जो हम पहुंचे हैं जीडीपी ग्रोथ के अंदर, इसकी आखिर क्या वजह है, इसकी क्या तवजीह है? ये फिगर आखिर आपसे या आप जैसे तज्जियाकारों से या मईशत के जानने वालों से, देखने वालों से मिस कैसे हो गया? आपका जवाब। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इशफाक तोला साहब। पाकिस्तान की मईशत, खास तौर पर जो जीडीपी का एकदम एक फिगर आई है, उसके ऊपर बात हो रही है कि वो आखिर तज्जियाकारों से मिस कैसे हो गया। तोला साहब, भारत के अंदर मनफी के अंदर हो 7 के करीब, पाकिस्तान में पॉजिटिव रेट हो, पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहस जारी है कि पाकिस्तान में आखिर ये रेट हुआ कैसे, और खास तौर पर आपने हमें कभी नहीं बताया, ये तो आप माने ना? मैं तो सर हाथ उठा दिए और बोले। अच्छा आप बता दें, हाथ के जो उठाने की वजह आखिर क्या बनी? देखिए, मैं आपको एक बहुत वाज़ेह तरीके से मैं मीडिया पे भी कह चुका हूँ कि लास्ट ईयर अगर आपके प्रोग्राम्स के आर्काइव भी आप उठा लेंगे और अखबारों में भी छप चुका है, मेरी रिपोर्टें आप तक भी आ गई हैं, मैंने 40 दिन पहले कहा था कि -3.8 ग्रोथ है आपकी, मनफी ग्रोथ है। ठीक है जी। तो मुझ पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी और काफ़ी दोस्तियाँ भी ख़राब हुई थी, आपको भी पता है। उसके बाद क्योंकि हम प्रोफेशनली काम करते हैं और टीम हमारी एक, आपको पता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट टीम। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपसे चूक कैसे हो गई? हम नहीं, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। मैं आज आपको बता देता हूँ, ये हमने अपनी तैयारी कर ली थी और मई के शुरू में हमारे पास ये फिगर्स मौजूद थे। ठीक। और हमने ये फिगर्स बनाए थे, मगर हमने रिलीज नहीं किए, पर्पसली रिलीज नहीं किया हमने, कि इसको मैं नहीं चाहता था इसमें कोई कंट्रोवर्सी आए। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताता हूँ जो हमारा अंदाजा है, मैं इस पे कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता। हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारी जो पिछले साल की जो ग्रोथ थी 0.38% तो मार्च तक की थी और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद हमने देखी थी, मगर आज के रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से पिछले साल की जो मनफी ग्रोथ थी वो 2% थी। ठीक। अब 2% मैं नीचे ले आऊं और वहां से मैं फिर ऊपर ले जाना शुरू करूं, तो मैं ये समझता हूं जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है उसमें 3.1 यानी 2.9 से हमारा 3.25 के दरमियान कहीं भी फॉल कर सकती थी, बेस्ट सिनेरियो में, लाइकली सिनेरियो में और वर्स्ट सिनेरियो में। तो मेरे हिसाब से 3.1 थी, और ये मैं जीडीपी के अनाउंसमेंट से कम 10 दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने अपनी एनालिसिस दी थी। ठीक। अब अगर 2 या 3.94 आई है, इसमें देखिए कुछ फिगर्स मैं समझता हूँ थोड़ा रीचेक करने की ज़रूरत है। जैसे कि वीट की प्रोडक्शन के 2 दिन पहले ही एस्टीमेट आए थे, और ये पंजाब, उस वक्त किसी को नहीं पता था जब पंजाब के जो वजीरे ज़राअत हैं लगारी साहब, उन्होंने दिए कि जी बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है, और फवाद चौधरी साहब ने इसके एस्टीमेट भी दे दिए। तो एक तो वो एक फैक्टर मुझे रीचेक करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे हिसाब से वीट की क्रॉप तो अच्छी हुई थी, मगर इतनी बम्पर नजर नहीं आ रही थी जितनी उन्होंने बताई। मेज की क्रॉप अच्छी हुई है आपकी, मगर कॉटन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उन्होंने इसका रिफ्लेक्शन भी दिया। शुगर केन मैं समझता हूँ जो ये बता रहे हैं वो मेरा ख्याल है इतनी नहीं है क्रॉप उसमें। अभी आपकी चीनी की प्रोडक्शन के हिसाब से आपको शुगर केन छुप नहीं सकती। बिल्कुल शुगर केन की प्रोडक्शन आपको, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट में आती है, गुड़ तो बहुत कम बनता है। तो अब आप देख लेते हैं, या गन्ने का रस भी फवासा आपने कम पीना शुरू कर दिया, वरना तो पहले आप गन्ने का रस पी जाते थे। गन्ने का रस तो हम पीते थे, सारा समंदर में बाते थे। ऐसा एक एक करके इसके ऊपर जिरा कर लेते हैं। जिरा से मेरी मुराद ये है कि इसको करेक्ट कर लेते हैं। आपने कहा कि वीट की हुकूमत कहती है कि बम्पर क्रॉप हुई, शुगर केन की कहती है कि जी बम्पर क्रॉप हुई, अच्छी क्रॉप हुई। इसका एक आम आदमी ये सवाल करता है कि मुझे आटा भी महंगा मिल रहा है, मुझे गन्ना भी, गन्ने से मुराद ये है कि चीनी भी महंगी मिल रही है। जब आम आदमी की जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी बम्पर क्रॉप का हमने क्या करना? फिर हुकूमत जो ये दावा करती है कि जी डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, तो सप्लाई तो इसका मतलब भरपूर थी और डिमांड भी मुनासिब ही थी, जितनी होती है उतनी थी, उसी ग्रोथ के साथ थी। कोई याजूज माजूज तो खुदा ना खास्ता यहाँ नहीं आ गए थे कि वो सारा जो है वो खाना खा के चले गए। तो फिर आखिर इन चीजों की कीमतें क्यों नहीं कम हुई? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें आप, सबसे पहले तो जो टैक्सेस लगे हुए हैं इन चीज़ों पे, चीनी पे और लगा दिया है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि वही मैं कह रहा था कि जैसे गंदुम है ना, जो छुपेगी नहीं, शुगर केन या चीनी छुपेगी नहीं आपकी, ठीक है ना। एक तरफ आप कहते हैं मैं इंपोर्ट करने लगा हूँ,
दूसरी तरफ आप कहते हैं मेरी बम्पर क्रॉप हुई है। तो ये पोल्स अपार्ट है, बिल्कुल सही ये पोल्स अपार्ट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की आप बातें कर रहे हैं। मगर मैं पूरा मार्जिन ऑफ अपना इनको अपना मेरा अपना मैं कहता हूँ गलती मुझसे हो सकती है, मैं हुकूमत को नहीं कहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि ये हो सकता है कि अब अगले 2-3 महीनों में सप्लाई साइड ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, अभी तो आने दें वक्त को, आपको पता चल जाएगा। और अगर ये एक मर्तबा आप गलत बयानी कर सकेंगे बार बार तो फिर कौम भी नहीं मानेगी और फिर आपके पास मौका भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कहां पर हुआ है, कहां पर बेहतर इकदाम थे? कुछ तो पॉलिसी ऐसी होगी ना तोला साहब के जिसकी बुनियाद पे चीजें बेहतरी की तरफ भी जा रही होंगी। 2-2.5 साल में तो अगर हमारे कैमरामैन को लगा दे थोड़ा बहुत तो ये भी सीख ही जाएगा मईशत को चलाना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मगर आपका कैमरामैन घर का बजट अगर चला सकता है तो वो ये बहुत आसानी से मुल्क की मईशत भी चला लेगा, क्योंकि इसी तरीके से चली है मईशत पाकिस्तान में। मगर शेख साहब का क्या क्रेडिट है तोला साहब? कुछ उनको भी देना जाहिर है कि उन्हीं के फिगर्स आए हैं ना। मैं आपको कहता हूँ वो शख्स मेरे दोस्त भी हैं, भाइयों की जगह हैं, और मेरे इख्तलाफात होते रहे हैं, मेरा ख्याल है हर किसी से। मैं समझता हूँ उनके साथ ज्यादती हुई है। जिस तरीके से वो जिस मुश्किल हालात में हफीज शेख साहब को लाया गया था, अब मैं देखिए मेरा इनसे इख्तलाफ जरूर है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उन्होंने डिवैल्यूएशन रैम्पेंट किया, हॉट मनी लेके। आपके प्रोग्रामों में मैं कहता रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं आज लगी लपटी नहीं कर रहा, मैं पहले से कहता आ रहा था और अब भी इस बात पे कायम हूँ। मगर जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मेरे पास बेस्ट इकोनॉमिक टीम है, और हफीज शेख उसके सुपरस्टार थे, और सुपरस्टार अपना सेनेट का इलेक्शन भी लड़े, बरतरफी से 20 दिन 25 दिन पहले तक भी वो सुपरस्टार ही थे। और इसके बाद उन्होंने जब रिजाइन दिया हारने के बाद, तो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, आपको पता होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि शौकत तरीन भी हमारे बड़े मंझे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और अच्छी तरीके से जो लोकल जो है ना हालात को जानते हैं। मगर शेख साहब को क्रेडिट जाता है अगर आज ये फिगर ठीक है तो, और अगर कल ये फिगर ठीक नहीं होंगे तो मैं कह दूंगा कि जी देखें अब हकीकत खुल के सामने आई, इसलिए हुकूमत ने इनको हटाया था। अच्छा, किन जगहों पर क्रेडिट जाता है तोला साहब? कुछ जगह पॉइंट आउट आप करेंगे कि इस जगह पर काम हुआ तो उससे चीजें बेहतर हुई? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इनको क्रेडिट जाता है, किसको जाता है? देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का जो खासा है वो मुतवाजी मईशत है, और आपकी मैनेज आपका डॉलर पैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से आपने मुतवाजी मईशत को परवान चढ़ाने की कोशिश कर दी, तो जैसे ही वो ऊपर खुले और उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की तो बाकी इंडस्ट्रियां भी चली हैं ना सर। बिल्कुल सही है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चली, लोगों के पास पैसे आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और पिछले साल बिल्कुल ही लोग बिल्कुल घबराए हुए थे। वो उनका ये हाल था कि सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, और वो उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है साल 2 साल में। मगर जब अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जब उन्होंने देखा कि जी वैक्सीनेशन हो रही है, जब उन्होंने देखा कि मईशत की कॉन्फिडेंस वापस आ रही है, तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू की कि नहीं अब अल्लाह का शुक्र है, अगर हमारे पास 1-2 साल से कम भी अगर हमारे पास अपनी सेविंग्स होंगी चलाने के लिए तो हम सरवाइव कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, और मैं ये समझता हूँ अगर मजीद इंडस्ट्री को आपको बूस्ट देना है और मईशत को बूस्ट देना है तो आप वही पैकेज जो आपने कंस्ट्रक्शन में दिया है वही पैकेज इसके एंसिलरी में और तमाम इंडस्ट्रियों में दे दें। ऑब्वियसली FATF को के चीज़ों को आप देखते रहें, और आप अपनी करेंसी को 140 रुपए पे लेके आए। अच्छा, IMF ने कभी आपको कोई सही रहा उनका देना, अच्छी बात है, लोन हमारा, और इनके ऊपर माशी डिसिप्लिन हमारे ऊपर ठीक कर देते हैं, मगर IMF आपके उसके हिसाब से पूरा नहीं उतरता। आपको नहीं जाना चाहिए IMF के पास, आप कमर्शियल लोनों पे इस्तेफादा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा तोला साहब, मैं ICAP के बजट के ऊपर आपसे बात करूंगा अगले पार्ट में, लेकिन मुझे ना इसमें कंक्लूड अब यहां से करते हैं कि खान साहब कहते हैं कि मईशत अब चल पड़ी है, अब हमने सुकून का सांस लेना है, मतलब वो ये समझ रहे हैं कि अब चीजें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ग्रोथ है ये पानी का बुलबुला तो नहीं है कि अगले साल जाकर हमें पता लगे कि हम उठ ही नहीं पा रहे और चीजें ठीक हो ही नहीं पा रही। जो पैसा था लोगों ने लगा दिया, उसके बाद अब अल्लाह खैर सल्ला। पानी का भी एक मसला चल रहा है, जाहिर है कि बम्पर क्रॉप की बातें तो फिर आगे जाके होंगी। तो इसको अगर कंक्लूड करें इस सारे मामले को, GDP की ग्रोथ को और पाकिस्तान की मईशत का खाका जो है बजट की तरफ क्योंकि हमने जाना है, तो कंक्लूड आप कैसे करेंगे? चल पड़ा है काम?
देखिए इकोनॉमी में बायोएंसी तो आई है ना, ये तो आप माने ठहरा हुआ जो जमूत का शिकार थी वो आगे बढ़ गई। ठीक है, आपको मैंने पिछले साल कहा था कि मेरी मईशत जमूत का शिकार हो गई है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और मेरी जीडीपी ग्रोथ कम हो रही थी। ठीक है ना जी। 3.3 दिखाई गई थी, 1.9 थी और अब उसको फाइनल कर दिया 2.2 पे। पिछले साल मनफी उन्होंने दिखाई थी 0.38, मेरे हिसाब से -2 है और उन्होंने दिखाई है 0.47। बिल्कुल, तो वो चली गई थी कसाद बाजारी या रिसेशन में। बिल्कुल ठीक। और इस मर्तबा अगर ये नेगेटिव जाती तो ये डिप्रेशन हो जाता। बिल्कुल तो डिप्रेशन में आनी इसलिए नहीं थी कि मनफी से मनफी नहीं हो सकती थी, मनफी से मुस्बत हो सकती थी। अब मुस्बत आई है तो इकोनॉमी तो चल पड़ी है। बिल्कुल, मगर क्या ये अहदाफ या जो ये नंबर्स हैं, ये आशारियां हैं, ये ठीक हैं कि नहीं, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगले साल के एस्टिमेट्स के ऊपर और इसके आपकी चीजें खुलती जाएंगी। चलो मगर मैं एक ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पे। एक मैं आपको कह दूं उसमें, अगर आप आर्काइव निकालेंगे तो हमारे पीएम साहब ने पिछले साल भी कहा है कि हमारी मईशत चल पड़ी है। बिल्कुल, वो तो मैंने आपसे पूछा था, आपने उस वक्त तो मना कर दिया था कि नहीं चली नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि चल पड़ी है। तो मैं सही था ना? ठीक है, नहीं आपकी गलती के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही तोला साहब। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इस साल मैं कह रहा हूँ कि चल तो पड़ी है, मगर असल नताइज क्या है ये आपको अगले साल पता चलेगा। ये चलती कितनी स्पीड में चल रही है ये अगले साल पता लगेगा। सर ये नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल स्पीड है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ जब आऊंगा तो अब बजट के ऊपर हम बात करेंगे। एक आप जो है वो नायब सदर की हैसियत से आई कैप का एक प्रपोजल था आपने, उसके ऊपर ही बात करेंगे, उसमें क्या चीजें थी और फिर दीगर चीजें जो बजट से जुड़ी हुई हैं कि जो लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर सकती हैं या उनकी जिंदगी के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट। Hellman's ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है, आई कैप के भी वाइस प्रेसिडेंट है। मईशत का जायजा भी हमने लिया। आई कैप ने एक प्रपोजल पेश किया है बजट का, वो प्रपोजल है क्या और बजट होना कैसा चाहिए, ये क्या तवक्का करते हैं? इनसे मुराद ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी कम्युनिटी है वो क्या तवक्का करती है कि हुकूमत को कैसा बजट लाना चाहिए। तोला साहब, क्या प्रपोजल था जो आपने हुकूमत पाकिस्तान को पेश किया है बजट के हवाले से? फवाद देखें, ये कोई पहली मर्तबा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना एक मॉडल बजट भी बनाया और हमने प्रपोजल भी दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये मेरा ख्याल है मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये भी सेहरा मेरे सर पे रहा, क्योंकि हमारी इस कमेटी को, इकोनॉमिक एडवाइजरी और गवर्नमेंट रिलेशन कमेटी को बड़े बड़े कोना मश्क लोगों ने इसकी सरबराही की थी। डॉक्टर वकार मसूद भी रहे, हुसैन बसराई साहब भी रहे, शब्बर जैदी साहब भी इसके सरबराह रहे। मगर अल्लाह का शुक्र है ये अल्लाह ने मेरे नसीब में रखा था कि इस किस्म की कोई डॉक्यूमेंट हम निकालें। हमने हुकूमत को विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, आपको पता है कि जी आपका सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है एनएफसी अवार्ड, 7th एनएफसी अवार्ड। बिल्कुल। और उसके बड़ा टचवुड है, हमने उसको छेड़ा नहीं था। और हम ये चाहते हैं कि जो विदिन गिवन जो हमारे जो इस वक्त पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम दें। हमने एक बजट बना के इनको दिया है जिसमें हमने कहा है कि जी अगर 6000 अरब जो IMF ने आपको अहदाफ दिए हैं, इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं और अगर आप एक्सपेंडिचर में नॉमिनल ग्रोथ लाते हैं तो आपका जो बजट खसारा होगा 7.32 होगा। और अगर इसमें अगर आप 6000 अरब ना कर सके और 5750 अरब करें और 5500 अरब करेंगे तो आपके जो खसारे होंगे वो 7.52 और 7.93 पे पहुंच जाएंगे। तो वो हमने इनको यही कहा है कि जी देखें, पाकिस्तान की कोई बैलेंस शीट तो नहीं बनती ना, ये पाकिस्तान के जो हम जब कोई अहदाफ देखते हैं और किसी भी चीज़ को हम अगर कंपेयर करते हैं तो वो जीडीपी से कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा यही मशवरा होता है गवर्नमेंट को कि आप अपनी जीडीपी को बढ़ाएं। जीडीपी बढ़ेगी तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो भी कम आएगा, आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये एक हमारा था। फिर हमने इनको कहा एग्रीकल्चर के अंदर क्योंकि आरसीओ का रोल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमने इनको चाइना और हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मॉडल दिया कि फार्म टू मार्केट आप लेके आएँ और फार्मरों को आप डायरेक्ट एक्सेस दें लोन्स का। और ये सिक्योरिटाइजेशन की जो हमारा जो वतीरा है इसको आपको कम करना पड़ेगा और 1-2 साल आपको फार्म लोन्स जो होंगे बड़े आसानी से इनके घर पे जाके देने पड़ेंगे, फार्मर की एजुकेशन करनी पड़ेगी और आपको मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा। दूसरा,
फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी आपको रूरल एरियाज में ज़्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बैंकों की है वो बहुत कम है पूरे खत्ते में। हमारी शायद 25% है और हमारे पड़ोसी मुल्क में 80% है, और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में भी 50% से जायद है। बिल्कुल। तो हमें पहले ये करना पड़ेगा। दूसरा हमने कहा है लाइव स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 20% हमारा जो मिल्क है वो जाया हो जाता है। बिल्कुल सही है। और हमारा जो एनिमल है वो स्मगल हो जाता है और हम अच्छे भाव नहीं ले सकते हलाल सर्टिफिकेशंस की वजह से। ठीक है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज में हमने कहा है कि इंडस्ट्री में भी कंस्ट्रक्शन की तरह आप एक पैकेज दें, और ये नो क्वेश्चन आस्क वाला दें, तो उसमें आपकी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमने इनको कहा है कि जी आप उनको बिल्कुल डिस्काउंटेड या जीरो मार्कअप पे इनको लोन्स दें, और इनकी भी सिक्योरिटाइजेशन की बात कम से कम करें। हमने बैंकिंग और इनको कहा होलसेल रिटेल के अंदर आप टैक्सेशन को बहुत कम से कम रखें, ताकि उनको ये अगर टैक्स कमी होगी और अगर हम इनको अलग लॉ के तहत गवर्न करेंगे तो एक ये आपको फायदा हो सकता है पाकिस्तान को कि वो टैक्स नेट में भी आएंगे और इनका एक जो हमारा जो रोल है वो भी बढ़ता जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। तो ये कुछ तजावीज़ाती मोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरा डॉक्यूमेंट देखा होगा और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और अगर इस पे हमें कोई और तजावीज़ को देना चाहता है, हमारी इंप्रूवमेंट चाहता है, तो हम समझते हैं कि वी विल वेलकम। अच्छा तोला साहब, एक चीज मुझे और बताइएगा, ये जो आपने सारी बात की आई कैप का, आपने एक प्रपोजल दिया बजट का, और फिर खुद इमरान खान साहब के बयानात वो ये कहते हैं कि हमने अगले इलेक्शन जीतने के लिए इस्लाहात नहीं करनी, बल्कि हमने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ऐसी प्लानिंग देनी है कि जिसके ऊपर मुल्क चल सके और फ्यूचर के अंदर ऐसे मामलात ना आ सकें कि हम कहें कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी ने एक सियासी नारा दिया, मुल्क का नुकसान हो गया, नई हुकूमत आई, उसकी पॉलिसी कुछ और थी। आपका जो प्रपोजल है वो भी इसी तरीके का है कि मुख्तलिफ जगहों पर आपने कहा कि कर्जे दें। ज़ाहिर है कर्जा एक माली साल के अंदर तो असर नहीं दिखाएगा, इसी तरीके से मुख्तलिफ इस्लाहात आपने बताई हैं। ये सारी इस्लाहात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस बयान को सामने रखते हुए अगर हम करें कि जिसमें वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान को लेके चलना है, तो आपको लगता है कि हुकूमत ये जो बजट आने वाला है एक हफ्ते बाद, इसके अंदर कुछ ऐसे काम करने वाली है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो उसको उसका सामने से हमारे सामने एक अक्स लेकर आए? सर अखबारी तराशे तो यही कहते हैं कि कोई बड़ी अच्छी चीज़ आने वाली है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस मुल्क में 52% ऑफ योर जीडीपी डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, तो मैं सबसे पहले मैं एक्विटी क्रिएट करनी चाहिए, मुनसिफ बन के हमें टैक्सेशन का निज़ाम को लाना है। बिल्कुल ठीक। तो आप जब तक एग्रीकल्चर इनकम पे अगर आप टैक्स नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता आप कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब तक आप सही मायनों में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं करेंगे लोगों की, मैं नहीं समझता आप कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कागज़ों पे बनाने में और प्रैक्टिकल अमल दरामद करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी मैं ये कर दूंगा या ये हो जाएगा या कागज़ ये बताते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत दूर की बात है। और मैं आपको ये बात कह देता हूँ, पाकिस्तान की टैक्सेशन को समझना है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता रहा हूँ कि उन मार्केटों को देखें जो अंडर इनवॉइस करके मंगाती हैं और फिर किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी स्टडी देखें और उनको टैक्सेशन में आप रिलीफ दें, या आप अपने उसूलों को और अपने इन्फोर्समेंट को इतना सख्त कर दें कि उन लोगों को वो जगह ना मिले कि जहाँ से वो इस किस्म के चोरी के रास्ते ढूंढें। अच्छा, तो ये सारी बिल्कुल एक आखिरी मिनट है, मुझे एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताइएगा कि ये जो बजट आने वाला है, आप इससे तवक्का रख रहे हैं कि ये आम आदमी की जिंदगी के अंदर महंगाई कम करने की सूरत में कोई रिलीफ ला सकेगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ होगी, बिकॉज या तो दो में से एक काम हो सकता है। आप दे सकते हैं अगर आप IMF को खुदा हाफिज कहते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक जो था 8 फरवरी 2020 का जो 2020 का जो था, जिसमें मैंने 2020 खेला है, मैंने कहा IMF को हटा के कैसे हम काम कर सकते हैं। तो उस पर अगर अमल पैरा होती है तो ठीक है गवर्नमेंट, वरना आप IMF की मौजूदगी में, और वो बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है कि हम उनके पास जाते हैं ना, जाहिर है। तो वो तो अपनी शरायत देंगे। अगर आप किसी को कर्जा देते हो तो आप अपनी शरायत मनवाओगे ना, आपको पता है मेरा कर्जा मुझे वापस मिलेगा, इस शर्त पे मिलेगा।
बिल्कुल तो आप उनका कसूर नहीं है, आप अपने गिरेबान में झांके और अपने अंदर खुद अपने आप को तलाश करें। चले कंक्लूजन तोला साहब इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, लोगों को कोई रिलीफ देना है, तो सबसे पहले हमें IMF से जान छुड़ानी होगी। इसके अलावा जो टैक्स रिजीम है उसको भी देखना पड़ेगा कि किन सेक्टर से टैक्स कलेक्ट हो सकता है कि जो हमारी किसी कोताही की वजह से या सिस्टम के किसी फॉल्ट की वजह से हो नहीं पा रहा। तोला साहब से भी इजाजत लेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह।